हेडिंग डालेंगे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 फेज में देखेंगे। पहला फेज जो हम लोग देखेंगे वो होगा लिबरल, या तो उसको कह सकते हैं कि मॉडरेट मूवमेंट, उदारवादी आंदोलन। पहला फेज या तो इसको कह सकते हैं मॉडरेट लिबरल। हिंदी में लिख लेना उदारवादी। दूसरा जो फेज कहेंगे रेवोल्यूशनिस्ट, यानी क्रांतिकारी। NIST इधर है। या तो इसी को जो वेस्टर्न लोग है उसको टेरर फेज भी कहा है, मतलब आतंक का चरण। लेकिन हम लोग तो चलो भाई, हम अपने क्रांतिकारियों को आतंकवादी कैसे कहेंगे? भगत सिंह को कई लोग आतंकवादी कह सकते हैं, BD सावरकर को कह सकते हैं। हम लोग तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएंगे? रेवोल्यूनिस्ट ना, रेवोल्यूशन करने वाले जो लोग होंगे, क्रांतिकारी। ठीक है। या तो इसी को आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट, यानी अतिवादी। तीसरा जो मेन चरण होगा गांधीज्म प्लस RIS, रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। रेवोल्यूनिस्ट भी लिख सकते हैं, रेवोल्यूशनरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांधीवादी और क्रांतिकारी दोनों का चरण। उदारवादी। दूसरा, हाँ क्यों कह सकते हैं रेवोल्यूशनर, लेकिन उग्रवादी कहना अच्छा लगता है क्यों? उग्रवादी है। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं उसको उग्रवादी कैसे कहेंगे? अरे जो दूसरे क्योंकि हिस्ट्री के कई थॉट है, स्कूल है, उसमें कुछ जो जिसको साम्राज्यवादी या तो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन कहेंगे, वो इसको आतंकवादी कहते हैं, टेरर फेज उसी को कहते हैं वो कि उग्रवादी का चरण, आतंकवादी का चरण। तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है? वह रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। इसलिए हम लोग उसके विचारधारा पे नहीं चलेंगे, अपना विचारधारा लेके चलेंगे। कौन सा? क्रांतिकारी। ठीक है। तो दूसरा क्रांतिकारी, तीसरा वाला गांधीज्म, और फिर रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी। चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड में डिवाइड कर दे तो 1885 से लेकर के 1900, अरे नहीं 9 तक लेके चलते हैं, 9 तक लेके चलते हैं।
चाहे तो 5 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। या तो 5 ही कर लो, चलो आपकी बात को मान लेते हैं। एक ओवरऑल एक मानते हैं कि क्योंकि बंगाल का जो विभाजन था एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो कहीं पे एक टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, कहीं 9 भी मिलेगा उसका चरण, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग 1905 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा चरण 1905 से लेकर के 1919 तक, मतलब ये 1905 से लेकर के 1919 तक ये कंटिन्यू चलता रहा। और ये वाला जो चरण है गांधीवाद का और क्रांतिकारी दोनों साथ साथ चलेगा, तो कहां तक चलेगा? अगला फेज। तो फर्स्ट फेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडरेट, मॉडरेट फेज। और इसी फेज में सबसे बड़ा जो काम होगा, इस फेज को आगे लेकर के बढ़ेगा, उसमें एक पॉलिटिकल मूवमेंट सामने आएगा, वह है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक जो पॉलिटिकल ग्रुप्स था उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे आया। तो इसको कह सकते हैं बिफोर कांग्रेस, और फिर कांग्रेस के बाद या इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। हाँ, ये वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो, ये सब क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है दोनों? पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है। संगठन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि क्या इसका उद्देश्य था, कांग्रेस और उससे पहले की जो संस्था है, और कांग्रेस जो स्टेब्लिश हुआ उसके लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी। क्या कांग्रेस नहीं होता तो क्या देश आजाद हो जाता, और यदि कांग्रेस था भी तो उन्होंने इतना समय क्यों लगाया। एक सवाल बनेगा ना। 1885 में कांग्रेस बनी और इसका उद्देश्य ही यदि मतलब भारत को आज़ादी का देना था, दिलाना था, तो फिर 1947 तक इसको संघर्ष क्यों करना पड़ा। तो ये सारे चीज़ आपका परिस्थिति और यहाँ के लोगों के जो मेंटल लेवल है और इन लोगों का जो आंदोलन का क्या बोल सकते हैं गति, इंटेंस, वो सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बढ़ा, तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों सब क्या है, इससे पहले और ये दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन।
राजनीतिक संगठन, तो कैसा राजनीतिक संगठन? तो सबसे पहले हम लोग बिफोर कांग्रेस देखते हैं। यानी कांग्रेस की पूर्व, उसको घटना चक्र में यदि आप देखोगे तो उसको लिखा मिलेगा कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। राजनीतिक संगठन का ब्रैकेट करके लिखिएगा कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, बिफोर कांग्रेस, हेडिंग डाल दीजिए इसको। इसका एम क्या है, उद्देश्य, और ये सिलसिला स्टार्ट कब से होती है? तो देखिए, इसका जो पहला जो कहा जाता है, भारत में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बहुत छोटे लेवल पर, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये पहला पॉलिटिकल संस्था माना जाता है। तो इसका नाम में ही क्या लिखा हुआ है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। तो जमींदारों का एक क्या था, संस्था, और ये राजनीतिक संस्था था। तो राजनीतिक संस्था का मतलब क्या कि राजनीतिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये राजनीतिक तौर पर लोगों में चेतना दिलाना, उसके अंदर एक थॉट पैदा करना, राजनीतिक अप्रोच, राजनीतिक सोच पैदा करना। तो इसका कैरेक्टर क्या है, इस संस्था का जमींदारों का है। तो जमींदारों का है, इसका मतलब क्या है, प्रभावशाली लोग हैं, आम जनता का नहीं है। क्यों कि आम जनता का जो स्थिति है भारत में हजारों वर्ष से, एकदम चल जाइए, एकदम पुराना, कैसा है, प्रजा, आम जनता कैसा है, प्रजा। और प्रजा किसके प्रजा है, तो राजा के प्रजा है। और राजतंत्र का जब कैरेक्टर देखें, उसका नेचर देखें, तो कैसा राजतंत्र होता है, मोनार्क, निरंकुश, यानी राजा ही क्या है, स्टेट भी है, राजा ही क्या है, कानून ही है, राजा ही डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। यानी कि उसका जुडिशरी का भी काम किसके पास है, राजा के पास, एग्जीक्यूटिव का भी काम किसके पास है, राजा के पास, और अब लेजिस्लेटिव का भी काम किसके पास है। और राजा के विरुद्ध जाना अर्थात स्टेट के विरुद्ध जाना, और स्टेट के विरुद्ध जाना मतलब देशद्रोह, सेडिशन, सेडिशन माने देशद्रोह। और राजा के अगेंस्ट जाकर के कुछ बोल देना अर्थात पनिशमेंट। और पनिशमेंट कैसा, बहुत खतरनाक तरीके से। तो राजा के विरुद्ध बोलना मतलब प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र तो बहुत बड़ा चीज हो गया, मतलब राजशाही जीवन में बड़ा आसान नहीं है। तो जब आसान नहीं है तो जनता के पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल थॉट नहीं है, बेचारे हजारों वर्षों से राजतंत्र के अंदर है। जब राजतंत्र के अंदर है तो प्रजा के पास पावर नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, बना सके। तो कौन बनाएगा, पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंस लोग, जो सोसाइटी में जो प्रभावशाली लोग हैं वो बनाएगा, जो चैलेंज कर सके व्यवस्था को। तो चैलेंज कौन करेगा, जमींदार, पावरफुल लोग। तो अभी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन टाइप के जो संस्था होगी वो पावरफुल जमींदारों की संस्था होगी। हालांकि उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उस समय कई लोगों की जमींदारी क्या है, छीनने वाली है या छीन चुकी है। तो अपनी जमींदारी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए एक राजनीतिक एजेंसी है। ऐसा नहीं है कि उसका कि देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल देना है, ये पावर उसके पास नहीं है अभी, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट को पराजित करके ब्रिटिश एम्पायर का क्या किया है, निर्माण किया है। बड़े राजा को तो उसने छोड़ा ही नहीं, छोटे जमींदार को हराना कितना बड़ा हो लगेगा। तो इसमें जो जमींदारों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का नहीं है, व्यवस्था में अपनी बातों को क्या करना है, मनमाने के लिए, प्रेशर ग्रुप्स के रूप में।
यानी कि एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण करना है, प्रेशर क्रिएट करना है किसके ऊपर? ब्रिटिश सरकार के ऊपर, कि हमारी मांगों पर थोड़ा सा क्या करें, ध्यान दिया जाए, इस प्रकार का। तो ऐसा काम कौन कर पाएगा? प्रभावशाली लोग। इसलिए इसका एम में लिखिएगा, उद्देश्य में, देखिएगा आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस was not the first political organization. Indian National Congress was not the first political organization in India, although यद्यपि many political institutions had been established, although many political institutions had been established in India in the earlier 19th century. In India in the early 19th century. देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में एकमात्र राजनीतिक संगठन नहीं थी। भारत में एकमात्र राजनीतिक संगठन नहीं थी। यद्यपि 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में, 19वीं सदी के प्रारंभ में, तुम लिख ली है, 19वीं सदी के प्रारंभ में, यद्यपि 19वीं सदी के प्रारंभ में कई राजनीतिक संगठन की स्थापना भारत में हो चुकी थी। कई राजनीतिक संगठन की स्थापना भारत में हो चुकी थी। नीचे पैराग्राफ करके लिख करिएगा, बट its main leadership was in the hands of the rich यानी अमीर व्यक्ति, the rich and influential classes या class। लेकिन इसका मुख्य नेतृत्व अमीर और प्रभावशाली वर्ग के हाथों में थी। अमीर और प्रभावशाली वर्ग के हाथों में थी। Its nature was, नीचे लिखिएगा, its nature was either local or regional। इसका प्रकृति या इसकी प्रकृति या तो स्थानीय या क्षेत्रीय था। इसका स्वभाव या नेचर, प्रकृति या तो स्थानीय या तो क्षेत्रीय था। मतलब अखिल भारतीय लेवल पर इसका क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप नहीं था। ये तो हो गया इसका स्टार्टिंग। चलिए, इसका ये तो हो गया आपका नेचर। नीचे लिखिएगा ऑब्जेक्टिव या तो एम। ये क्या क्या काम कर सकते थे, इनका काम क्या क्या था? जो अर्लियर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना बिफोर कांग्रेस, तो इसका क्या क्या काम था? राजनीतिक संगठन बना करके क्या कर सकते थे? तो
पहला तो इसका काम था याचना करना, आवेदन देना। इसको कहा जाए तो सॉलिसिटेशन मतलब याचना, और एप्लीकेशन लेटर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना कि श्रीमान, सेवा में श्रीमान, निवेदन है कि सब्जेक्ट में ये महाशय सविनय नम्रता पूर्वक या निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारे यहाँ ये समस्या है, कृपया करके इस पर ध्यान दिया जाए। तो क्या ये विद्रोही स्वर हुआ? ये विद्रोही टाइप के संस्था नहीं, बल्कि क्या याचना और उसको क्या कह सकते हैं, प्रार्थना भरा निवेदन करते थे, याचना कर। इसलिए जो बाद के समय में कुछ पढ़े लिखे जो एक्सट्रीमिस्ट हुए, इन सारे जो रीजनल टाइप के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बाद में इसका ही एक व्यापक रूप कांग्रेस ने ग्रहण किया, तो इन लोगों के लिए कहते थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरविंद घोष हो गए, कि ये सब भीख मांगने वाले याचनावादी संगठन है। ये अंग्रेजों से भीख मांगता है, याचना करता है। याचना करने से मांग पूरा होता है? वो तो उसके भरोसे रहना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी है, याचना नहीं करेगा तुरंत सबको जेल में डालेगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले भ्रूण हत्या कर दिया जाएगा। मतलब भ्रूण हत्या का मतलब कि बच्चा अभी जवान नहीं हुआ पहले ही मार दिया जाएगा उसको। तो इससे अच्छा है कि बच के, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होके भी क्या करेगा? आपने दुनिया को समझा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन आया, थोड़ा डेमोक्रेसी को समझा, वेस्टर्न फिलॉसफी को समझा, दुनिया में जो एक्टिविटी चल रहा है कि छोटे छोटे देशों के द्वारा बड़े देशों को पराजित किया जा रहा है, ये सब से लोगों में लगता है कि हम पराधीन हैं इतने वर्षों से, हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप अकेला क्या कर लोगे? जनता का माइंडसेट वैसा नहीं है, जनता गुलाम है। पुलिस की गाड़ी घर, आज भी देखो उसको कहा जाता है औपनिवेशिक मानसिकता। यदि पुलिस की गाड़ी आपके गांवों में घुस जाए और सायरन बजना स्टार्ट हो जाए तो दरवाजे पे कई लोग निकल जाएंगे, अरे देखो ने फलाना के यहाँ पुलिस आया है। हाँ, समझ सकते हो। और यदि आपके ऊपर केस हो जाए तो मॉरल वैल्यूज डाउन, चर्चा का विषय, अरे फलाना का बेटवा के ऊपर देखो केस हो गया है, क्या चीज का पता नहीं है, पता नहीं उसका क्या किया है नहीं किया है। मतलब एकदम डिमोरलाइज कर देना सोसाइटी, यानी जेल जाना अर्थात उसके कैरेक्टर का एसेसिनेशन कर देना, मर्डर कर देना एकदम पूरे तरीके से। तो यही गांधी जी समझाते थे कि जेल जाना अपराध नहीं है, बल्कि एक प्राइड का विषय है, गौरव का विषय है। अब जब ये थॉट प्रोसेस पैदा होगा लोगों में कि जेल जाना क्या है, गौरव का विषय है, तो फिर पुलिस से वो डरेगा जी? गांधी जी लोगों को पुलिस के आगे खड़ा कर दिया, डंडा बरसाओ, पेपर में लिखेंगे, पूरी दुनिया में तुमको नंगा कर देंगे कि ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है अंग्रेजों के द्वारा इंडियन लोगों पे, फिर दिखाएंगे कि किस तरह से जुल्म कर रहे हो तुम। तो ये चीज आगे चलेगा। लेकिन अभी क्या है, लोगों में वो थॉट नहीं है, कभी शासन के प्रति आवाज उठाया ही नहीं है लोगों में जागरूकता। चलो, तो पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा, एक की वर्ड करके लिखते जाएंगे, बहुत इसका नहीं करेंगे। लिखिएगा, मेनी डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेनी डिमांड्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार से विभिन्न मांग करना, विभिन्न प्रकार के मांग करना। तो क्या मांग करेगा? पहला, इसका तरीका क्या होगा? मेथड, मेथड लिख लीजिएगा, मेथड करके तरीका करके डैश दीजिएगा। मेथड, मांग कैसे करेगा? तो पहला लिखिएगा, थ्रू सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन मतलब होता है याचना। सॉलिसिटेशन, थ्रू सॉलिसिटेशन एंड एप्लीकेशन लेटर,
याचना एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचना थ्रू सॉलिसिटेशन एंड एप्लीकेशन, याचना और प्रार्थना पत्र के माध्यम से। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार। अब देखो ये प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि क्योंकि ब्रिटिश दफ्तर जाते थे तो पहले देखो, आज भी औपनिवेशिक मानसिकता क्या है, कलेक्टर का ऑफिस या जो भी ऑफिसर्स के होंगे, जो ऑफिस दफ्तर होते हैं, वहाँ जाने के लिए पहले लगेगा धुकचुकी, यार कैसे जाएं अंदर, हाँ, मन में एक भाव चलता है ना, और फिर बाद में मैं आई कमिंग सर, हाँ आइए, तो वो उस जगह जाके ऐसे खड़ा हो जाइएगा, मतलब प्रजा वाला भी है नहीं, जैसे राजशाही वाला। जबकि जो थोड़ा सा और भी रहते तो वहाँ पे बेंच लगा दिया जाता है ऑफिस में, जो थोड़ा सा लिबरल टाइप के या तो थोड़ा पढ़े लिखे या तो मानवतावादी लोग हैं, तो जो जनता जाता है उसके लिए हाँ बैठो, क्या क्या बात है भाई, या तो 2-3 को 4 को कुर्सी लगा दिया जाएगा कि जो आएगा बैठेगा। तो ये हुआ क्या, डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रवेश करना। जो लाल फीताशाही जो उस व्यवस्था को बना के रखना चाहता है, एगो कुर्सी रहेगा और बेंच रहेगा, हाँ बोलो काजी क्या बात है सर, ऐसा ऐसा बात है, हम 5 दिन से परेशान हैं या 10 दिन से परेशान हैं, हम मेरा ये नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, अरे फल्ला बुलाओ, तो उसको छोटा बड़ा को पूछेगा फिर ऐसे करके, हाँ। तो ये सब मानसिकता औपनिवेशिक मानसिकता है, इसी को कहा जाता है। अब बताओ, अब भी जब घबराता है तो उस जमाने में कैसा, मतलब लाल फीताशाही, अफसरशाही जिसको बोलते हैं, अफसरशाही, वहीं से अफसरशाही शब्द का प्रयोग एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि कुछ भी अपनी मांगों को लेकर के सरकारी कार्यालय तक जाना, लोगों के पास यही जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो एक तो रिफॉर्म्स करो वहां पे, यानी कि पीपल फ्रेंडली बनो, जनता के लिए थोड़ा सा वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट करो, ये चीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। तीसरा लिखेगा, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। छूट गया क्या, मेथड लिखा रहे, मेथड इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, कि मतलब खाली अंग्रेजी लोग है इसमें, कुछ भारतीय लोग को भी जाना चाहिए इसमें, क्योंकि 1853 का यदि आप पढ़ते हैं चार्टर एक्ट, तो उसमें जितने भी कॉन्वेंट जो सर्विसेज हैं उसमें एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए देखो सभी जितने भी हैं कुछ आरक्षित करके, जो हाई जो आपका ऑफिशियल जो स्टेटस है उसको करके सबका कंपटीशन एग्जामिनेशन स्टार्ट करवा दिया। इसके बाद कुछ जो है भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसका सेंटर कहाँ हुआ करता था, लंदन में। इसलिए प्रथम ICS कौन बन पाए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई साहब। 1909 के बाद जो है, 1919 के बाद भारत में 2 सेंटर स्थापित की गई, एक दिल्ली और एक इलाहाबाद। तो यहाँ तब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा भारतीय ऑफिसर्स का, लेकिन तब पर भी इन लोगों का डिमांड है कि चलो भाई कुछ हमारा भी प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। कहाँ पे, प्रशासन में भारतीयों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। तीसरा लिखिए, चौथा, स्प्रेड एजुकेशन, स्प्रेड माने फैलाना, एजुकेशन, कॉमा देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक थॉट्स।
स्प्रेड उन्हें फैलाना, तो इसका हिंदी में लिखिएगा शिक्षा, दूसरा लिखिएगा कॉमा करके राजनीतिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक विचार को फैलाना एवं लोकतांत्रिक विचार को फैलाना। अब कैसे फैलाएगा लोकतांत्रिक विचार कि भाई देखो, तुम लोग पहले पढ़ोगे तब तो समझोगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र में कितना पावर होता है। इसके बाद आप पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि तुम खुद जो है राजा बन सकते हो। हाँ, हम कैसे राजा बन सकते हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुन करके राजा बनाया जा सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है। लेकिन पहले तो राजा का बेटा राजा, इसलिए बोलता है कि रानी के पेट से अब राजा नहीं बनेगा, बल्कि अब मतदाता के वोट से राजा बनेगा। ये थॉट, इसलिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक जहां पे विचारधारा है, मतलब राजा, अब रानी के पेट से कोई राजा नहीं बनेगा, बल्कि अब जनता के वोट से राजा बनेगा। तो ये जब थॉट, जब प्रोसेस चलेगा लोगों में, आम जनता में, तो एक अलग तरीके का दृष्टिकोण पैदा होगा कि अंग्रेजों को भगाओगे तो पहले बोलोगे कि अंग्रेजों को भगाना है, बोलेगा क्यों भगाना है अंग्रेजों को, तो बोलेगा कि नहीं हमारा शासन। बोले तुम्हारा शासन तो कैसा शासन, क्योंकि अंग्रेजों ने जो 150 वर्ष शासन किया, उसमें बहुत लोगों के लिए डेवलपमेंट का भी काम किया, लोगों को रोजगार मिला, फैक्ट्री स्थापित किया और सारा चीज किया, रोजगार मिला। कई ऐसे जो सामाजिक जो इविल्स था, जिसको बुराई कह सकते हैं, उसको उन्होंने कानून बना करके क्या किया था, दूर किया था। इससे बहुत सारे लोगों को मतलब रिलीफ भी मिला था, जो कभी भी राजशाही व्यवस्था में नहीं मिला था। अंग्रेजी शासनकाल में पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत अधिकार, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन पहले से नहीं बोलते कि जहां पूरा बहुत दर्द है और वहां पे थोड़ा सा महरम लगा दिया जाए तो पहले से दर्द आराम होता है। तो इसको लगता है हम क्यों अंग्रेजों को भगाएं, क्योंकि आगे का क्या फ्यूचर है। लेकिन नहीं, तुम शासक बन, अच्छा हम शासक बनेंगे। और ये थॉट आने में कितना समय लगेगा कि हम शासक बनेंगे, अब हमारा शासन होगा, राजा हम बनेंगे। तो ये पब्लिक में ये थॉट पैदा करने के लिए, तब ना लोगों में ये थॉट पैदा होगा, तो जन मूवमेंट, एक जन आंदोलन खड़ा होगा। अभी तो 10 गो 15 गो लोग मिलेगा और माइक लगा करके लोगों को बताएगा, उससे 10-15 गो में क्रांति होता है। और वहां पे यदि विद्रोही प्रवृत्ति लाओगे, तुरंत तो सेडिशन लगा करके जेल में बंद करेगा, है ना। इसलिए अभी याचना और क्या करेगा, प्रार्थना, यही याचना और प्रार्थनावादी सब आंदोलन होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा डिटेल करके नहीं लिखाएंगे, छोटा छोटा लिखा के चल देंगे। ठीक है, पहला लिखिएगा बंग भाषा पत्रिका सभा। सभा, बंग भाषा पत्रिका सभा, और ये 1836 में बनाया जाता है। तो फाउंडर लिख लीजिएगा, सबका फाउंडर इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बोलेंगे कि सर राजा राम मोहन राय कैसे बंग भाषा पत्रिका, तो बंग भाषा पत्रिका के समय में राजा राम मोहन राय नहीं थे, लेकिन राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज जो था ना, काफी एक्टिव था, क्योंकि 1833 में ही राजा राम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बंग भाषा पत्रिका सभा इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक मूवमेंट को भी, इसलिए रेनेसा का वो फादर उसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा।
तो इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उद्देश्य तो पॉलिटिकल ही था। तो इसलिए डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वेंसी नहीं था बंग भाषा पत्रिका सभा में, लेकिन इनडायरेक्ट, क्योंकि पहले से जो थॉट प्रोसेस इन्होंने दिया तो उसके जितने भी ब्रह्म समाजी लोग थे इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसमें जो मूल नाम है इसके फाउंडर में, तो उसको वहां पे लिख सकते हैं कि इनडायरेक्टली, वहां इनडायरेक्ट कर दो, क्योंकि उस समय तक वो जीवित थे ही नहीं जिसमें स्टेब्लिश किया गया। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके मेन फाउंडर जो थे वह थे गौरी शंकर तारका बगीश। फाउंडर गौरी शंकर तरका चलो वगीस। हाँ, कौन सा वाला? तरका बगीश। अरे तरका वगीस, ये फाउंडर थे, इनके मेन फाउंडर। ठीक है, वही जितना भी ऊपर में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा संस्था लिखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, 1838 में। लैंड होल्डर्स ही लिखो, देवनागरी में भी वही लिखा हुआ है, और इसको ज्यादा हिंदी करना चाहते हो तो जमींदारी समाज, है ना, लेकिन वो बहुत खराब सुनने में लगेगा कि जमींदारी समाज, इसलिए लैंड होल्डर्स ही लिखो। ठीक है, फाउंडर लिख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर। फाउंडर द्वारकानाथ ठाकुर भी लिख सकते हैं या टैगोर भी लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। कॉमा देखिए, राधाकांत देव, वही राधाकांत देव धर्म सभा वाले, जो राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा अपोज करने वाला संस्था था, राधाकांत देव। कॉमा करके लिखिएगा, राजा कालीचरण ठाकुर, सब राजा लोग हैं, कालीचरण ठाकुर, कालीचरण ठाकुर। द्वारकानाथ टैगोर बहुत बड़े जमींदार थे बंगाल के। राधाकांत देव ये भी बड़े जमींदार थे, और इसमें तो नाम ही लगा हुआ है क्या, राजा। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा, इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया which took forward politics in an organized manner. First political organization in India which took forward politics in an organized manner. लिखिएगा, यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया, संगठित तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया। देखिएगा, यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जिसने
संगठित तरीके से राजनीति को क्या किया, आगे बढ़ाया। ऑर्गेनाइज वे में सबको लेकर के चलते हैं। ऐसे टूटे फूटे, ये तो पहले से बंग भाषा काम कर ही रहा था राजा राम मोहन राय, मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में, यानी कि उसमें कई चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे, जिसमें कि पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, लोगों में डेमोक्रेट थॉट्स हो, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला लिखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देवनागरी में भी ऐसा ही लिखिएगा। फाउंडर में लिखिए जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन। और इंडियन में लिखिए प्यारी चंद्र मित्रा। मित्रा, MITRA, मित्रा। इसी में और कई लोग थे शामिल, जिसमें कि देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के संतान, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष ETC, राम गोपाल घोष ETC। सबका वही पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, डेमोक्रेटिक थॉट बढ़ाना, सब यही चीज़ है। अगला लिखिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देख लीजिएगा एसोसिएशन कैसा होता है, ये वाला ही होता है, हमने पहले ही सही लिखा था। चलो एसोसिएशन, डेट नहीं बताए थे, लिखिएगा तो 1843, 1843, जो पहले वाला जो लिखाए थे 1843, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, वो 1843, और ये वाला जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, TION है लास्ट में, ये 1851, 1851। इसके भी लिखिएगा फाउंडर, फाउंडर लिखिएगा राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव, जो कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन में था। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, तो राजा राधाकांत देव जो थे वो चेयरमैन थे और सेक्रेटरी बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर को। सचिव जो थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर और अध्यक्ष कौन थे, राधाकांत देव। और ये कैसा संगठन था, तो उससे पहले आपने दो को पढ़ा ना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था ना, सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर्स एसोसिएशन दोनों को मिला करके बराबर कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दोनों को मिला करके
एक संस्था बनाया गया, लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। और तीसरा संगठन का क्या नाम पड़ गया, इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका नेचर कैसा दिख रहा है, जमींदारी प्रवृत्ति का, प्रभावशाली लोग। चलो, समय क्या बताया था हमने, 1851। अगला लिखिएगा लंदन इंडिया सोसाइटी। सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ये 1865 और यहां तक आते आते दादा भाई नौरोजी का एंट्री हो जाएगा। ये भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी। इनका इंग्लैंड और इंडिया के साथ ट्रेड होता है और पॉलिटिकली भी काफ़ी अवेयर हैं ये। तो इनका ये महत्वपूर्ण संस्था है। तो फाउंडर में लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाल के एक फेमस अधिवक्ता थे, वकील, उनका नाम था WC बनर्जी, जो फर्स्ट चेयरमैन होंगे कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। WC व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये एडवोकेट थे कलकत्ता हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट एक्ट कब बना था, 1861, उस दिन नहीं बताए थे। हाईकोर्ट एक्ट जिसके तहत 3 हाईकोर्ट बना था, बाद में आगरा में बना था, जिसको कि इलाहाबाद में बनाया गया था। तो बंगाल हाईकोर्ट के बहुत फेमस वकील थे ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इन दोनों ने मिलकर के लंदन इंडिया हाउस बनाया। कहां पे, तो लंदन में। लंदन में कहीं लिख लीजिएगा, इन लंदन। तो लंदन में क्यों बनाया भाई, कि सरकार से, जब सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है तो पार्लियामेंट कहाँ है, लंदन में है। यदि दिल्ली सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओगे तो कहाँ पे आंदोलन करना पड़ेगा, दिल्ली में जंतर मंतर। तो ब्रिटेन में जब पार्लियामेंट है, कोई भी कानून कहाँ से आएगा, पार्लियामेंट लंदन से, तो प्रेशर कहाँ बनाना पड़ेगा, वहाँ। और इसमें इन लोगों का ये मानना था कि यदि हम लोग तो चलो सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, ना मूवमेंट उतना बड़ा है, कुचल दिया जाएगा। तो कम से कम ब्रिटिश जो मतदाता है ना, जो ब्रिटिश वोटर है, उसके सामने हम लोग अपने ऊपर जो शोषण किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको रख सके किसके समक्ष, ब्रिटिश वोटर के समक्ष। क्योंकि वोट कौन देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब जो आने वाली सरकार को ब्रिटिश लोग देते हैं। तो उसको यदि हम इंडियन लोगों के कष्ट को उसके सामने रखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ऐसा गवर्नमेंट चुने जो कि भारतीय जो उपनिवेश है उसके लिए बढ़िया कर सके और जो कि स्टेबल बनाया जा सके। क्यों, क्योंकि एक इसी वजह से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के वजह से एक बहुत बड़ा उपनिवेश ब्रिटिश से टूट चुका है। वो क्या था, USA। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बहुत तरह के कानून बनते थे वहां से, और उसको लगता था कि वहां के लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके अपने लोग जो थे वहां, अमेरिकी उपनिवेश जो 13 कॉलोनी बनाया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश जो नेटिव ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उससे अपने आप को आज़ाद करा लिया जॉर्ज वाशिंगटन की सेना। इसलिए प्रेशर ये बनेगा कि अमेरिका तो उपनिवेश जा ही चुका है, जो ब्रिटिशर्स लोग जो आज अपने आप को शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा विकसित कहता है, इसका जो है ये विकसित बना है अमेरिका और भारत